नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं अपने अध्ययन की ओर। पिछली कक्षाओं से हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे थे अधिगम के बारे में, जो कि पिछली कक्षा में ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अगली यूनिट, जो कि रीट के लिए महत्वपूर्ण होती है। रीट हुआ, चाहे सेकंड ग्रेड हुआ, चाहे थर्ड ग्रेड हुआ, किसी में भी मतलब ये इम्पोर्टेंट यूनिट होती है एक, जो कि बाल विकास और वातावरण वंशानुक्रम पर आधारित होती है। आज हम बात करने वाले हैं वातावरण एवं वंशानुक्रम या फिर वंशानुक्रम, वातावरण और बाल विकास के बारे में, जिसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण। और जब ये पॉइंट पूरे हो जाएंगे उसके बाद में बाल विकास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में। पहले तो आती है वंशानुक्रम होता क्या है। कि सामान्य जो जन होते हैं उनके अंदर एक धारणा बनी हुई होती है कि भाई जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं। किसी के माता पिता काले हैं, बुद्धिमान हैं, तो उनकी संतानें भी काली होंगी, बुद्धिमान होंगी। यदि किसी के माता पिता गोरे हैं, मंदबुद्धि हैं, तो उनकी औलादें भी गोरे मंदबुद्धि होंगी। किसी के माता पिता शरीर में हष्टपुष्ट हैं तो उनकी संतानें भी हष्टपुष्ट पैदा होंगी। इस प्रकार की जो धारणाएं बनी हुई होती हैं उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। मैंने क्या कहा कि सामान्य धारणाओं में या फिर मानव जो भी बातचीत करते हैं अपने वातावरण के अंदर, वो एक चीज़ अपने सामने ज़रूर आती है कि भाई बोलते हैं कि भाई इसके माता पिता जैसे होंगे वैसी ही इनकी औलादें होंगी, संतानें होंगी। यदि माता पिता काले हैं तो संतानें भी काली पैदा होंगी, माता पिता गोरे हैं तो गोरे होंगे। यदि माता पिता मंदबुद्धि हैं तो बच्चे भी मंदबुद्धि होते हैं, और माता पिता यदि बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान हो। इस प्रकार का जो भी अपन देखने को मिलती है बातचीतें, उनको ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया का ये तो हो जाता है वंशानुक्रम का अर्थ। उसके बाद में वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये चीज़ अपन जानते हैं कि भाई मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ करके एक मानव शरीर का निर्माण करती हैं। यानी कि मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, और इन कोशिकाओं के अंदर प्रत्येक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 कह दो या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और उन गुणसूत्रों के अंदर जो भी गुणसूत्र अपने केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और उन जीन्सों के अंदर अपने डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई अपने ये हो जाती है एक कोशिका। ठीक है, ये हो जाती है कोशिका, और इस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये अपने हो जाता है केंद्रक। मानव शरीर में कोशिकाएं बहुत ज़्यादा होंगी, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और उन कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर अपने मिलेंगे
गुणसूत्र, जो कि अपने कितने होते हैं, 46 बोल दो या फिर 23 जोड़ी बोल दो, ठीक है। इन गुणसूत्रों के अंदर अपने जीन पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों के अंदर यहाँ पर जीन पाए जाते हैं। ये अपने को जीन के लिए दर्शाते हैं। और इस जीन में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। जीन में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ये चीज़ अपने को याद रखनी। भाई मानव शरीर, सबसे पहले बातचीत करें तो मानव शरीर किससे बना हुआ आता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ आता है। कोशिका के अंदर क्या चीज़ होती है? केंद्रक होता है। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र के अंदर जीन होते हैं और जीनों के भी अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। शरीर का आरंभ, जो कि मानव शरीर बना हुआ है, शरीर का आरंभ केवल और केवल एक कोष से मिलकर के प्रारंभ होता है। शरीर का आरंभ केवल और केवल एक कोष से प्रारंभ होता है और उस कोष को अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट कहते हैं। संयुक्त कोष बोल दो या जाइगोट बोल दो। मानव शरीर केवल एक कोष से बना हुआ होता है। जिसे हम संयुक्त कोष कह सकते हैं, जिसे हम संयुक्त कोष या फिर जाइगोट भी बोल सकते हैं। संयुक्त कोष या जाइगोट कहते हैं। मानव शरीर एक कोष से मिलकर बना हुआ था, जिस कोष को अपन जाइगोट या फिर संयुक्त कोष कहते हैं। अब बात आती है संयुक्त कोष। जो ये संयुक्त कोष है, इसके अंदर दो उत्पादक कोष पाए जाते हैं। इसमें दो उत्पादक कोष पाए जाते हैं। मानव शरीर एक कोष से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे अपन संयुक्त कोष या जाइगोट कह सकते हैं। और जो जाइगोट होता है, संयुक्त कोष होता है, इसमें दो उत्पादक होते हैं। जिसमें हम पहले उत्पादक की बात करें कि भाई पहला कौन सा होगा, पहला होता है कि इसमें एक कोष पितृ, इसमें एक कोष पिता का होता है, जिसे हम पितृकोष बोलते हैं, जिसे पितृकोष कहा जाता है। इसमें एक कोष पिता का होता है, जिसे पितृकोष या स्पर्म कहते हैं। इसमें एक कोष तो पिता का होगा, जैसे पितृकोष या स्पर्म कहते हैं। और जो दूसरा है, इसमें एक कोष माता का होता है, माता का होता है, जिसे मातृकोष या ओवम, मातृकोष या फिर ओवम
कहा जाता है। ठीक है, पिछली बात कर रहे थे हम, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर जीन पाए जाते हैं और जीन के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। इतनी बात हो गई थी। उसके बारे में बात कर रहे थे कि मानव शरीर केवल और केवल एक कोश से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे अपन संयुक्त कोश भी कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। इस संयुक्त कोश में दो प्रकार के उत्पादक पाए जाते हैं, जिसमें पहला उत्पादक तो रख लो पिता का होता है, जिसे अपन स्पर्म बोलते हैं, आप पितृकोश भी कह सकते हैं। और जो दूसरा कोश के लिए बात कर रहे थे वो मातृकोश कहलाता है, जिसे अपन ओवम भी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे कि अपने बात चल रही थी संयुक्त कोश के बारे में। संयुक्त कोश दो उत्पादक पाए जाते हैं, ये चीज मैंने बता दी। उसके बाद में इनकी आकृति एक सुई के समान होती है, सुई की नोक के समान होती है आकृति। संयुक्त कोश की आकृति सुई की नोक के समान। दो उत्पादक होते हैं, सुई की नोक के समान होते हैं। और जो ये संयुक्त कोश हैं, ये अपनी वृद्धि संयुक्त कोश की वृद्धि कैसे करते हैं? संयुक्त कोशों में वृद्धि संयुक्त कोशों में वृद्धि अपने होती है 2, 4, 8, 16, 32, इसी क्रम में ये आगे आगे चलता रहता है। ठीक है, अपने बात हो रही थी संयुक्त कोश के बारे में। दो उत्पादक होते हैं, एक पितृ और दूसरा माता का होता है। माता वाले को पितृकोश माता वाले को मातृकोश कहते हैं और पिता वाले को पितृकोश कहते हैं, या स्पर्म या ओवम बोल सकते हैं उनको। उसके बारे में बातचीत हो रही थी कि भाई इसकी आकृति कैसी होती है, क्या आकृति होती है, सुई की नोक के समान होती है। संयुक्त कोशों का क्रम कैसे बढ़ता है भाई, वृद्धि कैसे करते हैं कि पहले 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, यानी कि दोगुने क्रम में बनता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं कि गर्भधारण के समय जब पिता के शुक्राणु माता के अंडाणु से मिलते हैं, जब पिता के शुक्राणु माता के अंडाणु से मिलते हैं तो गर्भधारण होता है। जब पिता के शुक्राणु जब पिता के शुक्राणु माता के अंडाणुओं से मिलते हैं, अंडाणु से मिलते हैं, तब गर्भधारण होता है। ठीक है, गर्भधारण के समय शुक्राणु के 23 गर्भधारण के समय शुक्राणुओं के 23 गुणसूत्र अंडाणु के 23 गुणसूत्रों से मिलकर के एक 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र बना लेते हैं। क्या कहा कि पिता के शुक्राणु गर्भधारण में पिता के शुक्राणु के 23 गुणसूत्र पिता के शुक्राणु के 23 गुणसूत्र माता के
अंडाणु के 23 गुणसूत्रों से मिलते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 हो जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 हो जाती है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। पिता के 23 गुणसूत्र, माता के 23 गुणसूत्र, दोनों मिलकर के 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र बनाते हैं। एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तब कि माता पिता जो अपने माता पिता से गुणों को प्राप्त करते हैं, वही गुण अपने संतानों के अंदर प्रतिस्थापित करते हैं। माता पिता जो अपने माता पिता से गुणसूत्र प्राप्त करते हैं तो उन्हीं गुणसूत्रों को अपने बच्चों के अंदर प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, और जो प्रतिस्थापन कहलाता है, गुणों का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? जीन्स के माध्यम से। गुणों का प्रतिस्थापन किन के द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के 22 जोड़ों का आकार, जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र हैं उनके 22 जोड़े, क्रोमोसोम्स के 22 जोड़े तो पुरुष और स्त्री दोनों में समान रहते हैं। 22 जोड़े तो पुरुष व स्त्री दोनों में समान होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 23वीं जोड़ी है, लेकिन जो 23वीं जोड़ी है, लेकिन 23वीं जोड़ी या 23वां जोड़ा पुरुष में तो समान होता है, समान होता है, माफ करना, स्त्री में तो समान होता है, स्त्री में तो समान होता है, एक्स एक्स बोलते हैं उसे। ठीक है, और पुरुष के अंदर, पुरुष में ये समान नहीं होता। जैसे अपन एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया क्रोमोसोम्स के 22 जोड़ी तो स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो स्त्री में तो समान रहेगा, लेकिन पुरुषों में भिन्न भिन्न रहता है या अलग अलग होता है। ठीक है, और जो भिन्न भिन्न होता है उसे अपन, जो समान होते हैं, जो 22 जोड़ी है, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो समान होते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स। लेकिन जो 23वां जोड़ा है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा है, केवल 23वां जोड़ा, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ऑटोजोम्स कहते हैं।
पुरुष जो भी 22 गुणसूत्र हैं वो समान होते हैं तो उनको ऑटोजोम्स कहते हैं, और 23वां जोड़ा है जिसे अपन सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं। सेक्स क्रोमोजोम्स दो प्रकार के होते हैं। सेक्स क्रोमोजोम्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला तो होगा लंबा क्रोमोजोम्स, जिसे अपन किससे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा होता है नाटा या बोना बोल सकते हैं इसको, नाटा या बोना व छोटा क्रोमोजोम्स। ठीक है, ये अपने सेक्स क्रोमोजोम्स के बारे में बातचीत हो गई। उसके बाद जब पिता के शुक्राणु माता के अंडाणु से मिलते हैं, यदि जैसे मान लो पुरुष और मादा या स्त्री, पुरुष के पास XY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाएंगे और मादा के पास XX प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जब पुरुष के शुक्राणु X माता के शुक्राणु अंडाणु के X गुणसूत्र से मिलते हैं तो लड़की उत्पन्न होती है। जब पिता का शुक्राणु माता के अंडाणु के गुणसूत्र X से मिलते हैं तो लड़की उत्पन्न होती है। और दूसरी स्थिति में जब पिता के शुक्राणु का X गुणसूत्र माता के अंडाणु के X गुणसूत्र से मिलता है तो भी अपने क्या लड़की उत्पन्न होती है। ठीक है, अगली बात, जब पिता के शुक्राणु का बाई गुणसूत्र स्त्री की माता के अंडाणु के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़के की उत्पन्न होता है, तो लड़का उत्पन्न होता है। XY ये लड़के को दर्शाएगा। ऐसे ही अगली कंडीशन हो जाएगी, कहने का मतलब ये है कि लड़का और लड़की होने की 50-50% संभावना होती है। या तो लड़का होगा या लड़की होगी, दो ही प्रोबेबिलिटी चलती है अपने, 50% और 50%। ये अपने जन्म से संबंधित हो गए। उसके बाद बात करते हैं कि वंशानुक्रम के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को अपन देखेंगे आज। वंशानुक्रम के नियम। इसमें हम पहले नियम की बात करें तो पहला नियम होगा बीजमैन का निरंतरता का नियम। बीजमैन का निरंतरता का नियम। बीजमैन का निरंतरता का नियम। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम अपना आएगा समानता का नियम। पहला हो जाएगा बीजमैन की निरंतरता का नियम, दूसरा हो जाएगा समानता का नियम, तीसरा आता है विभिन्नता का नियम।
विभिन्नता का नियम। पहला हो जाएगा बीजमैन की निरंतरता का नियम, दूसरा हो जाएगा समानता का नियम, तीसरा हो जाएगा विभिन्नता का नियम, चौथा नियम हो जाएगा अपने प्रत्यागमन का नियम। परावर्तन बोल दो या प्रत्यागमन, प्रत्यागमन या परावर्तन। ठीक है, अगले नियम की बात करें तो अगला नियम हो जाएगा मेंडल का नियम। पहला बीजमैन की निरंतरता का नियम, दूसरा हो जाएगा समानता का नियम, तीसरा हो जाएगा विभिन्नता का नियम, चौथा हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम, पांचवा हो जाएगा मेंडल का नियम, और छठे नियम की बात करें तो अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम। ठीक है, इसके बाद में सातवें नियम की बात करें तो सातवां नियम हो जाता है अपने गॉल्टन का नियम। ये अपने 5-6-7 नियम है जो अपन अगली नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। पहला हो जाएगा बीजमैन की निरंतरता का नियम, दूसरा हो जाएगा समानता का नियम, तीसरा हो जाएगा विभिन्नता का नियम, चौथा हो जाएगा परावर्तन प्रत्यागमन का नियम, पांचवा हो जाएगा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, छठा हो जाएगा मेंडल का नियम, और सातवां हो जाएगा गॉल्टन का नियम। ठीक है, ये अपने वंशानुक्रम के नियम थे। इससे पहले ये चीज़ अपने को जरूर याद रखनी है कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया के बारे में। प्रक्रिया के अंदर मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ था, और प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, और जीन्स के अंदर अपने डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ये चीज़ अपने को ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि ये पूछ भी लिया जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे छोटी इकाई ऑप्शन के आधार पर निर्भर करेगी। क्वेश्चन में यदि ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, एक मिनट, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन दे देता है कोशिका, केंद्रक, गुणसूत्र, और चौथा दे देता है अपने सामने जीन। तो सबसे छोटी इकाई जीन हो जाएगी। ठीक है, जीन नहीं दे, डीएनए आरएनए दे देता तो डीएनए आरएनए हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं दे, जीन भी नहीं दे, और निम्न में से ये दे दे कि भाई सबसे छोटी इकाई गुणसूत्र हो जाएंगे। इन दोनों को ही देगा तो सबसे छोटा केंद्रक हो जाएगा, फिर कोशिका आती है। इस प्रकार से ये अपने सवाल हो जाते हैं। ये अपने महत्वपूर्ण कोशिका के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, और जीन के अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है। ये चीज़ याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे अधिक ये जो सिद्धांत है अपने वंशानुक्रम वातावरण के। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार।